बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। व्यूअर्स, मैं हूं परवेज़ ऐवान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। व्यूअर्स, रात से जनाब मुसर्रत हिलाली साहबा, जनाब मोहम्मद मजहर साहब और काजी फायज इज़्ज़त साहब की सरपरस्ती में कायम बेंच ने बल्ला छीन लिया है और बल्ले के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ फैसला दे दिया है। अब ये कोई खबर नहीं रही है, अब तो खबर का तज्जिया करना और खबर का पोस्टमार्टम करना बाकी है। तो ये सिर्फ बल्ला नहीं छीना गया है, बल्कि पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने से भी महरूम कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 227 के करीब जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनमें जो हिस्सेदार बनना था बतौर पार्टी पीटीआई ने, उनसे भी महरूम हो गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि करप्शन का एक नया बाब खुलने जा रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया दौर शुरू होगा, जो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ पार्लियामेंट में होता क्या है और वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक चीफ जस्टिस बनने वाला जो सीनियर मोस्ट जज है, अगर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जब इलेक्ट होकर असेंबली में जाएंगे तो ये प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये एक सिविल मिलिट्री डिसीजन है जो यहाँ पर इंपोज कर दिया गया है। नाजरीन, इसको हम देखते हैं कि इसका आगाज कहां से हुआ है। आज से अगर 1.5 साल पहले हम पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान से इसका आगाज होता है, डोनाल्ड लूक के पैगाम के जरिए से। और पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी की पूरी इंतजामिया और पाकिस्तानी सियासी और मैनेजरियल और एस्टेब्लिशमेंट की मशीनरी मुतहर्रक हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको हुकूमत में निकालने के लिए। हुकूमत से निकलने के बाद उस पर जो मुसीबतों के, जो मसाइल के, जो तंग हालात के, जब जिस तरह से उस पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई, इससे आप और मैं बखूबी वाकिफ हैं। कोई भी ऐसा शख्स जी शऊर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो इन हालात से वाकिफ ना हो। आप अगर थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के इन इदारों को, जहां से ये फैसले इंपोज किए जा रहे हैं, जहां से ये फैसले और पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल किया जा रहा है, इनको जरा पर्सोनिफाई करें और पर्सोनिफाई करके इमेजिनाइज करें कि उनका हुलिया आपके दिमाग में, आपके तस्वर में, आपकी इमेजिनेशन में क्या आता है। आप उस पर्सोनिफिकेशन के बाद उनको इमेजिनाइज करके उनका हुलिया ज़हन में लाकर फिर ये मेरा वीलॉग सुनिएगा और आपको अंदाजा होगा कि किस किस तरह से उनका बिगड़ा हुआ चेहरा, उनका खून आलूद दांत उनके और उनका मकरू चेहरा किस तरह से पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़े हुए। तरीके इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद से ये स्टोरी शुरू होती है और बाद अज़ां उनके जलसे जुलूसों पर और उनकी रैलियों पर और उनकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स पर पाबंदियां भी लगा दी जाती हैं, पकड़ धकड़ होती है। एक तरफ उस वक्त पीटीआई पर जलसे करने पर पाबंदी थी, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को, अपने ट्रेंड स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, अपने सियासी वर्कर्स को लेकर इसी एससीपी के सामने धरना देता है और इतने नाजेबा और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिनको सुनकर भी शर्म आती है, बोलना तो अब दूर की बात है। इसके बाद नाज़रीन हो जाता है 9 मई का वाकया। 9 मई के वाकये में बाकायदा एक प्लानिंग के जरिए से पीटीआई को मुलव्वस किया जाता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में पीटीआई झुकने से इनकार कर देती है। उसको बहुत ज्यादा ऑफर्स भी हुई, उसको बहुत ज्यादा उसके साथ डील करने की कोशिश भी की गई, उसको पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने की पेशकश भी की गई और सबका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी देने की यकीन दहानी भी करवाई गई। सिर्फ ये कहा गया कि आप एजिटेशन में ना जाएं, आप एहतजाज में ना जाएं, आप हमारे माहता है, हमारी मर्जी के मुताबिक आप हुकूमत करें, 2/3 मेजॉरिटी भी ले लें। लेकिन उस शौकत खानम के सपूत ने उनकी सारी ऑफर्स को ठुकरा दिया और एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में इंपोज करने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए और एक वाकई एक खुद मुख्तार और आजाद ममलकत हमें बनाने के लिए उसने अपनी कोशिशें जारी रखी और उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। बाद में पीटीआई पर इतने सख्त हालात आ गए कि वो 2-4 लोग खड़े होकर कहीं बात भी करते तो उनको उठा दिया जाता। उनके सारे प्रोमिनेंट, उनके सारे नुमाया कैंडिडेट्स को, उनकी पार्टी की नुमाया शख्सियात को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। और दरीज ना आपको पता है कि कातलाना हमले भी इमरान खान पर हुए, उसको गोलियां भी लगी। अजीब व गरीब सिचुएशन है कि उनको गोलियां लगने का वाकया बिल्कुल मामूली समझा जा रहा है और जो फायर करने वाला पकड़ा गया उसका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहां है, उसने क्या बयान दिए, उसके केस का क्या बना है। एक कातलाना हमला हुआ है, पूरी दुनिया ने
صرف پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے وہ حالات دیکھے ہیں، اور آج دنیا پاکستان کے نظام انصاف پر بھی ہنس رہی ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی ہنس رہی ہے کہ کیا ہم کس ریڈیکولس اور کس مذاقہ کے سچویشن میں چلے گئے ہیں۔ ایک مملکت نہیں بلکہ ایک یہ بھیڑوں کا ریوڑ ہے جس کو ہانکا جا رہا ہے ایک ہی لاٹھی کے ذریعے سے۔ آپ کو پتا ہے جبری کانفرنسیں کروا کے پی ٹی آئی کے نمایاں سرکردہ جو رہنما تھے ان سے جبری پی ٹی آئی کو چھڑوانے پر اور چھوڑنے پر مجبور بھی انہیں کیا جاتا رہا، لیکن پی ٹی آئی نے میدان پھر بھی نہ چھوڑا اور بالآخر عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیسی سے گرفتاری ہو جاتی ہے، جس کو بعد ازاں سپریم کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی بھی قرار دے دیا۔ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کرنے والا شخص ہو، گروہ ہو، ادارہ ہو، وہ مجرم ہوتا ہے، وہ ملزم ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے، لیکن وہ غیر قانونی کام کرنے والے آج سول ملٹری الائنس کے ذریعے سے ہر چیز کو مینج کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں۔ حتمی گرفتاری رہتی عمران خان صاحب کی، اس پر تقریباً آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 200 سے زائد مقدمات اس پر قائم ہیں، لیکن پھر بھی وہ مرد آہن جھکنے سے انکاری ہے، ان کے سامنے سرنگوں ہونے سے اور ان کے سامنے جھکنے سے ابھی تک وہ انکاری ہے۔ اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسز کاؤنٹ سے توشہ خانہ کیس ہے، القادر کیس ہے، وکیل بلوچستان میں قتل ہوتا ہے، بلوچستان میں وکیل قتل ہوتا ہے، اس کا کیس عمران پر ہے، سائفر کیس ہے، ڈی ایچ کیو حملہ کیس ہے۔ اب ان سارے کیسز یہ اتنے سخت دہشت گردی کے کیسز، بغاوت کے کیسز بنا کر بھی جب عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا تو اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ہی متنازع بنا دیا گیا۔ اب انٹرا پارٹی الیکشنز ہائی کورٹ آف پشاور یہ اس کے جسٹس یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی ہی تو وہ واحد جماعت ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے اور نیچے سے اپنے کارکنوں کو لے کر اوپر آتی ہے، اور تو باقی تمام سیاسی جماعتیں موروثی طرز پر چل رہی ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی موروثی طرز پر نہیں چل رہی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون سو کالڈ وہ موروثی طرز پر نہیں چل رہی ہے؟ کہاں ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز اور ان کے نتائج؟ کسی نے چیلنج کیا، کسی نے اعتراض کیا؟ کل جب سپریم کورٹ میں اس چیز پر اعتراض کیا گیا، بات کی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس کا بیان آگے سے یہ تھا کہ ان کے خلاف کسی نے شکایت ہی نہیں کی ہے تو ہم کیا کریں؟ کمال دلیل ہے کہ شکایت کریں گے تو وہ کچھ کریں گے، باقی کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ جو شکایت کرنے والے 14 افراد ہیں جن میں اکبر ایس بابر صاحب بھی ہیں، ان کو تو پارٹی سے نکلے ہوئے مدت ہو چکی ہے، ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، پھر ان کی شکایت پر اتنا عمل درآمد کیوں کیا گیا؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، یہ ان 14 افراد کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، تو قانون یہ ہے کہ کسی جسٹس کی، کسی جج کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم شک نہیں کر رہے ہیں، بالکل بھی شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان 14 افراد کے بنیادی حقوق زیادہ اہم ہیں، اور 14 کروڑ ووٹرز جن میں 70% ووٹرز پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے، ان کو پامال کر دیا ہے۔ اور 14 افراد جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا، جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے حقوق زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ویورز ہم چلتے ہیں آگے۔ ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو بیس بنا کر، جواز بنا کر ای سی پی نے ان کے انتخابی عمل کو کالعدم قرار دیا۔ اب اس میں ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس پاس کیے تھے جب الیکشن کمیشن نے اس کو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا اور اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا، تو وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ سے یہ ریمارکس آئے تھے کہ اگر ان کے انتخابات انٹرا پارٹی الیکشنز متنازع ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو ان پر کوئی اعتراض ہے تو ان کو شوکاز کیجئے۔ قانون بھی یہ کہتا ہے پروسیڈنگ، جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ ایسی ہوتی ہے، پہلے شوکاز کی جاتا ہے، ریزن بتائی جاتی ہے، ان کو شوکاز کیجئے، ان کو جرمانہ کر دیجئے، آپ نے فوری طور پر ان سے بلے کا نشان ہی چھین لیا، یہ ریکارڈ پر ہے کمنٹس، لیکن اس کی کوئی کہیں پر سنوائی نہیں ہوئی۔ اب فریق بنے ہوئے ہیں نا سارے، سپریم کورٹ تک وہ چلے گئے، ای سی بی اس ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل لے کر، تو جب وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور جتنی صورت کے ساتھ اور فوری طور پر ان کی درخواست کو، ان کی اپیل کو نمبر لگا ہے اور وہ فکس ہوئی ہے سماعت کے لیے،
उसी वक्त ये हर किसी के ज़हन में ये क्लियर विजन आ गया था कि ये क्या होने जा रहा है। दो जज साहबान, सीनियर मोस्ट जज जनाब एजाज अल एहसन साहब और उनके साथी जज के इस्तीफे के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है सिस्टम को और अदलिया को, और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये फैसला मुतवक्के था। सुप्रीम कोर्ट ने देखना तो ये था कि क्या ये ज्यूरिसडिक्शन है ईसीपी की कि किसी के पार्टी के अंदरूनी छोटे मामलात को देखे और वाच करे और उनको ऑब्जर्व करे, क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती है। लेकिन वो इन मामलात में गए ही नहीं। आपने लाइव ट्रांसमिशन में देखा है कि किस तरह से ईसीपी के वकील की जगह पर बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान वकालत कर रहे थे। वो बजाय फैसला करने के, जज का काम होता है दलाइल को लिखना, सुनना, कंपैरिजन करना, नतायज अखज करके फिर उन पर फैसला देना। जज साहब नहीं बोला करते, अदालतें नहीं बोला करती हैं, अदालतों के फैसले बोला करते हैं। लेकिन आपने कल लाइव ट्रांसमिशन में देखा है कि उन्होंने वकाला को, पीटीआई के वकाला को बोलने का इतना मौका ही नहीं दिया है। बार बार बिलाखर जब आप मौका नहीं देंगे तो बोलेंगे तो जरूर वो, उन्होंने कहना तो है, उन्होंने दलाइल तो देने हैं। जब पीटीआई के वकाला दलाइल देने लगते तो बार बार चीफ जस्टिस साहब उनको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और रिस्पेक्ट की याद दहानी दिलाते कि सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है, ये अदालत है, इसके इज्जत और वकार का ख्याल किया जाए। तो इज्जत और वकार को तो आप खुद उछाल रहे हैं, इज्जत और वकार को तो आपने खुद पामाल कर दिया। दुनिया हंस रही है, ये पाकिस्तानी कौम नहीं, दुनिया हंस रही है पाकिस्तानी निजाम इंसाफ पर, दुनिया हंस रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर। उनको भी तो रोकें कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की अदालत है, इसके खिलाफ नहीं बोलना है। तो बहरहाल बिलाखिर उन्होंने फैसला 7 बजे रिजर्व किया, टाइम बढ़ाते बढ़ाते 11:30 बजे फैसला सुना दिया और पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। यहां पर एक बात मैं बड़ी अहम कोट करता चलूं व्यूअर्स कि 1988 में इसी सुप्रीम कोर्ट में 12 रुकनी बेंच ने यह डिसीजन दिया था कि निशान पार्टी का नहीं होता है, निशान वोटर के लिए होता है। वोटर को यह बताना होता है कि ये सिंबल है हमारा, इस पर आपने मोहर लगानी है। वोटर रीड नहीं कर सकता है पार्टी के नाम को, कैंडिडेट के नाम को, क्योंकि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे है। 70% तक जो इलिटरेट पीपल है वो पाकिस्तान में है। तो इतनी ज्यादा आवाम, 70% नाखानदा लोग हैं, उनके लिए ये सिंबल है। ये सिंबल तलवार हो, ये सिंबल बैट हो, ये शेर हो, कोई भी हो, ये उनको बताने के लिए होता है कि आप पढ़ नहीं सकते, तो ये निशान है, इस पर आप मोहर लगा दीजिएगा। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिंबल पब्लिक का होता है, वोटर का होता है, ये वोटर का बुनियादी हक है। तो आज उन 14 लोगों को बुनियादी हक तो मिल गया, लेकिन 14 करोड़ लोगों से और 70% पर्टिकुलर पीटीआई के वोटर से उनका बुनियादी हक छीन लिया गया। अब वो किस निशान पर मोहर लगाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, सिंगल क्वेश्चन है कि वो किस निशान पर, किस सिंबल पर वो स्टैंप लगाएंगे, किसको वो मुंतखब करेंगे? वो जो 70% वोटर पीटीआई का रिजर्व बैठा है, खामोश बैठा है और अपना 8 फरवरी को इंतखाबी निशान पर मोहर लगाने के लिए तैयार बैठा है, वो किस पर लगाएगा मोहर? ये 14 अफराद को बुनियादी हक तो फराम कर दिया गया है, लेकिन याद रखें 70% अवाम से उनका मोहर लगाने का सिंबल छीन लिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक और मामला भी होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई ने अपने पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन के साथ ये एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर हमसे बल्ले का साइन सिंबल छीन लिया जाता है तो हम आपके सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन दो पार्टियों का आपस में अख्तर हुसैन साहब के साथ मुआदा होगा। अख्तर हुसैन उस नजरियाती पार्टी के चेयरमैन है, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट पीटीआई डिस्क्लोज इसने कर दिया, मीडिया पर लगा दिया या अपनी वेबसाइट पर लगा दिया कि ये हमारा एग्रीमेंट, ये एक प्लान बी था कि इस पर हम अमल करेंगे। अब फौरी तौर पर हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर देखिए कितनी उजलत है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किसी दूसरी पार्टी के निशान पर, सिंबल पर आप इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं और सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब। तो पार्लियामेंटेरियन पार्टी पीपीपी के निशान पर, तीर पर कैसे इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है?
इसी दौरान में ईसीपी की वेबसाइट पर एक 20 जमातों की लिस्ट जारी की गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपने क्या सिर्फ पीटीआई को ही ब्लैक लिस्ट किया है, उनसे सिंबल लिया, उनको ही बैन किया, या कोई और पार्टियां भी है? तो उन्होंने 20 पार्टियों का नाम लिया ईसीपी ने, और उनकी वेबसाइट पर वो मौजूद थी। उनमें जो 17 पार्टियां थी वो बिल्कुल नामालूम थी। उनका कुछ का वजूद है, कुछ का वजूद ही नहीं है, कुछ एक फर्द पर मुश्तमिल है, कुछ 2 अफराद पर मुश्तमिल है। छोटी छोटी पार्टियां बराए नाम, जैसे किसी बड़े को पकड़ने के लिए कि छोटे छोटों को कुर्बान किया जाता है, ऐसे ही उन्होंने वो 17 पार्टियों के उसमें नाम शामिल कर दिए गए। उनमें एक थी एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी बलोचिस्तान की। उनको भी इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से उनसे भी सिंबल ले लिया गया था, लेकिन उनको देखिए, सुनिए और सर धुनिए कि उनको सिर्फ 20,000 रुपया जुर्माना किया गया। 20,000 के बदले उनको उनका सिंबल भी दे दिया गया और इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत भी दे दी गई है। तो ये है हमारा अदालती निजाम। हम हंसें या रोएं, दिल रोता है, क्या करें? अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना भाई, जान भी तो बहुत प्यारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोअर कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एपलेट फोरम है। ये लोअर कोर्ट नहीं है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट है, ना ही ये फैमिली कोर्ट है जिसमें एक बाकायदा ट्रायल किया जाता है, जिसमें बाकायदा एक इंक्वायरीज की जाती हैं, एक एक छोटी छोटी बात पर सवाल किया जाता है। तो ये एपलेट कोर्ट है, इसमें मोटे मोटे मामला को देखना होता है। इसने डायरेक्ट देखना यह था कि क्या ईसीपी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो असल में पॉइंट मैं जो यहां पर मिस कर गया वो आपके साथ जरूर शेयर करना है कि ये सारी की सारी गेम रचाई किस पॉइंट पर गई है। ये सारी गेम इस पॉइंट पर रचाई गई है कि जो उमर अयूब साहब के दस्तखत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया और उसको वहां पर अपॉइंट किया। उमर अयूब साहब मजाज ही नहीं थे उसको अपॉइंट करने के, बस ये मेन चीज है, इसको आप ध्यान में रखें। अब कानून के मुताबिक, पीटीआई के कानून के मुताबिक जो सेक्रेटरी जनरल है उसने उनको अपॉइंट करना था। सेक्रेटरी जनरल, ये पिछले मैं व्लॉग 1-2 दिन पहले आपको बता चुका हूं कि सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर साहब। असद उमर बबागे दहल कॉन्फ्रेंस करके मीडिया पर आके और वो पार्टी की अपनी रुकनीयत से एक तरफ हो गया, रुकनीयत उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने अपना ओहदा भी छोड़ दिया सेक्रेटरी जनरल का। तो एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उमर अयूब साहब ने ये ओहदा संभाल लिया और उन्होंने अपने दस्तखत से उनको अपॉइंट कर दिया। अब ये मेन मामला है कि वो अपॉइंट कर नहीं सकते हैं, तो और कौन करता? अभी सेक्रेटरी जनरल तो है नहीं, पकड़ दकड़ का अमल शुरू है। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है उसने उसको अपॉइंट कर दिया। तो बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है, एक पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, मुसीबत है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तारीख रकम हो रही है कि किस तरह से सारे इदारे मिलके, आपने पर्सोनिफाई करके इमेजिनाइज कर लिया होगा सारे इदारों को, कि किस तरह से उनके दांतों से खून टपक रहा है। जरा तसव्वुर में लाइए, और किस तरह से वो शिकंजे में हमें जकड़े हुए हैं और हमसे हमारे बुनियादी हकूक छीने जा रहे हैं। काजी साहब बार बार कहते रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कौन कहता है नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। The one and only party is there is only PTI who always conduct their intra-party elections. तो वो इलेक्शन तो आपने उनको भी गैर मुअस्सर करके रख दिया है। कोई एक पार्टी बताई जाए मुझे जिसने अभी तक क्लियर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हों। मरूसी तरफ पर चल रही है। हाई कोर्ट ऑफ पेशावर के रिमार्क्स इसके मामले में ऑन द रिकॉर्ड हैं कि ये मरूसी तर्ज पर चलाई जा रही है। अगर उन्होंने इंतखाबात करवा दिए हैं और नीचे से एक रुकन को लाकर, वो बैरिस्टर गौहर साहब को लाकर उन्होंने चेयरमैन बना दिया, कभी हुआ है तारीख में ऐसा? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी सियासी पार्टी ने नीचे से किसी कारकुन को उठाकर ऊपर लेके आ गई हो? दिस इज द ओनली पीटीआई कि जिसने उसको ऊपर लाया, तो उसको भी काल अदम कर दिया गया है। तो जमहूरियत होनी चाहिए, उसमें भी होनी चाहिए। और जो 14 अफराद को आपने हक दिया है, जमहूर का हक मार के, 70% अवाम का हक मार के 14 अफराद को आपने हक दिया है, उस जमहूरियत का कोई ख्याल नहीं है। क्या वो जमहूरियत नहीं है? हम जमहूर नहीं है, अवाम जमहूर नहीं है, तो जमहूरियत का किसको ख्याल है? अगर आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, अगर आप जमहूरियत के अलमबरदार हैं, तो जमहूर की आवाज सुनिए।
जमहूर चीख चीख कर कह रही है कि हमारा हक ना मारो, हमारा हक के राय दही हमें इस्तेमाल करने दो, तो जमहूर की आवाज को जब बोलती है जमहूर, उसकी आवाज को आप दबा लेते हैं, उसके गले को आप दबा देते हैं, उसकी आप जुबानें काट देते हैं, उनके आप गले काट देते हैं, उनको आप निशाने इबरत बना देते हैं। तो कहां जमहूर और कहां आपके ये कमेंट्स? सदके जाइए आपके इन कमेंट्स के। और क्या कह सकता हूं मैं सिवाय हंसने के, मजबूर हैं हम। व्यूअर्स, जब ये सारी सिचुएशन, बल्ले का निशान लिया जाना और उसको सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर कर देना, ये सारी सिचुएशन जब इमरान खान को जेल में बताई गई है ना रात को, तो वो हंसवे मामूल हंस पड़े, मुस्कुराए, और उन्होंने पता क्या कहा? जो करना है कर लें, ना ये अवाम को रोक सकते हैं, ना ये मुझे रोक सकते हैं। और ये है इमरान खान का वो फाइनल हतमी पैगाम, जिसको आपने और मुझे और हम सब ने याद रखना है कि 8 फरवरी का इंतजार करना है। सिंबल कोई भी हो, पीटीआई का हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट होगा उसकी तरफ अवाम जरूर जाएगी, उसकी कैंपेन अवाम करेगी। अब देख लेना इस फैसले के बाद दूसरी जमातों के अफराद कितने टूटकर पीटीआई की तरफ आते हैं। दिल बर्दाश्त हो गया इस सिस्टम से। अगर आज पीटीआई के साथ किया जा रहा है तो कल को दूसरों के साथ भी हो सकता है। कौन जी शऊर ऐसा है, कौन साहिब अक्ल ऐसा है जो इस फैसले को मानने के लिए तैयार है? फैसला सर आंखों पे, हम सर तस्लीम खान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमें उनकी नीयत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं कि कम अज कम अगर जमहूर का ख्याल है तो हमें 70% का ख्याल कीजिए, उन 14 अफराद का ख्याल ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।